मैंने एक वीडियो बनाई कि कनाडा, यूके, अमेरिका के विज़िट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात। अच्छा, मेन फोकस मेरा कनाडा ही था क्योंकि 90-95% जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही होते हैं, कुछ स्लाइड से डिफरेंस के साथ। किसी भी कंट्री के विज़िट वीज़ा के लिए आपको मेडिकल का टेस्ट इसलिए नहीं चाहिए होता कि वो वीज़ा 6 मंथ्स के अंदर अंदर होता है, उससे ऊपर नहीं होता। जब आपका स्टे 6 मंथ से बढ़ता है तब आप पर मेडिकल की कंडीशन लगती है। इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और याद रखें जो पिछली वीडियो में मैं मिस कर गया था कि पुलिस रिपोर्ट आपसे कोई मांगे या ना मांगे, किसी कंट्री का भी कभी विज़िट अप्लाई करें, ये गल्फ़ कंट्रीज़ छोड़कर, आपने उसको अटैच कर देना है 1-5 से एक रिपोर्ट लेकर, ताकि इससे पता चल जाए कि आपकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। जब मैंने इस वीडियो को देखा गौर से, तो मैं वैसे भी अदरवाइज़ उसको इतना लंबा नहीं कर सकता था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बातें और ऐसी हैं जिसको एक्सप्लेन भी करना है और वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें मैं अब शुरू करता हूँ कि हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा, और मेन पोर्शन इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर है जिसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। समटाइम्स हमें फंड स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, समटाइम्स क्लोजिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों में क्या फ़र्क है? देखें, बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आपके बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यानी कि जो आपका पैसा डेबिट या क्रेडिट हुआ है, जो उस अकाउंट में पैसा गया है और जो उस अकाउंट से निकला है, इसको कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट। वो आपसे 3 मंथ्स की मांगे, 4 मंथ्स की मांगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रूल ऑफ थंब ये है कि आपने 6 मंथ्स की देनी है, इसलिए कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 3 मंथ्स 4 मंथ्स की। आपने उसको 6 मंथ्स की देनी है ताकि वो मज़ीद आपके अकाउंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करे, उसे लगे कि आपने जितनी उसको रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना मना नहीं होता। 4 मंथ्स की वो मिनिमम मांगते हैं, तो 6 मंथ्स स्टैंडर्ड होता है। अब ज़रा समझें, बैंक स्टेटमेंट हो गया पैसों का आना और जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ है फंड स्टेटमेंट। फंड स्टेटमेंट कुछ वीज़ों में, जैसे वर्क वीज़ा होता है, कुछ कंट्रीज़ के स्टूडेंट वीज़े होते हैं, वहाँ पर फंड स्टेटमेंट चाहिए। फंड स्टेटमेंट ये है कि आपने अकाउंट में 10 लाख 20 लाख जमा करवा दिए। अब बेशक उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हो, और जब वो आपसे फंड स्टेटमेंट मांगेगा तो आप उसको 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की भी बैंक स्टेटमेंट देंगे तो उसे पता होगा कि इतने अरसे से आपने ये पैसा बचाकर स्टैटिक इसी हालत में रखा हुआ है। यूजुअली फंड स्टेटमेंट मांगी जाती है 1 महीने की, यानी कि 4 वीक्स की। इससे ज़्यादा की फंड स्टेटमेंट आम तौर पर नहीं मांगी जाती। क्लियर होगी जी बात। तीसरा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ये है कि मैंने 6 मंथ्स में जो भी ऑपरेशंस किए, मैं से मुराद है एप्लीकेंट, यानी कि उसके अकाउंट में जो पैसे आए, जो पैसे गए, वो जो पैसे डेबिट और क्रेडिट हो रहे थे उसके अकाउंट में, यानी कि आ और जा रहे थे, वो 6 मंथ्स का एक टेन्योर बना। उस सारे टेन्योर के बाद आखिरी एक जिस दिन मैंने स्टेटमेंट निकाली, उस दिन मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा था, उसको कहते हैं बैंक बैलेंस। तो ये 3 टर्म्स हैं, इसी के अकॉर्डिंगली आपका बैंक का जो अकाउंट है वो बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक स्टेटमेंट जब आप कंसल्टेंट से पूछते हैं कि जी मुझे कितना फ़ंड चाहिए और मैं कैसे स्टेटमेंट बनाऊं, वो ख़ुद भी जाहिल होता है और वहीं से आपका वो वीज़ा रिजेक्ट करवा देता है। अब मैं आपको एक एक करके चीज़ समझाता हूँ। नंबर 1, आपके फ़ंड में आपके बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए जब आप किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, आपके आने जाने का टिकट और रहने का वहाँ सारा ख़र्चा, जो आपने एक ट्रैवल प्लान बनाया जिसको कवर लेटर में आपने एक्सप्लेन किया कि मैं 2 वीक्स के लिए, 4 वीक्स के लिए, 6 वीक्स के लिए जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, उसका एक्सपेंस कैलकुलेट कर लें। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपका टोटल वो एक्सपेंस कनाडा का या यूके का 7 लाख रुपए है। तो 7 लाख का मतलब ये है कि अब आपका बैंक बैलेंस कम से कम 10 लाख होना चाहिए। यानी कि आपके बैंक में जितने पैसे पड़े हैं ना, आप उसका मैक्सिमम 70% खर्च कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब ये होता है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर, उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। यानी कि आप सारी सेविंग्स तो कनाडा के विज़िट पे नहीं लगा देंगे ना,
आप सारा बैंक बैलेंस तो कनाडा के या यूके के विज़िट पर या अमेरिका के विज़िट पर नहीं लगा देंगे। तो एक आसान सा फार्मूला ये तय पा गया कि अगर आपका एक्सपेंस 7 लाख है तो आपका बैंक का बैलेंस होना चाहिए 10 लाख। अगर ये 10 लाख है आपका खर्चा तो बैंक का बैलेंस होना चाहिए 15 लाख। ठीक हो गई? यानी कि आपने 2/3 खर्च करना है, 1/3 उसमें एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए। ये है एक बेसिक रूल बैंक बैलेंस के हिसाब से। दूसरी बात जो बहुत टेक्निकल है और नहीं पता होता कंसल्टेंट को, कि जब हम कैश काउंटर से अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट बहुत वीक होती है और हमारा वीज़ा रिजेक्ट करवा देती है। बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये है, आप पहले गोरे के कल्चर को समझें। वहाँ पर चूंकि कैश पर ट्रांजैक्शंस नहीं होती तो वहाँ पर अकाउंट टू अकाउंट डीलिंग हो रही होती है। ये बहुत आसान चीज़ है, बजाय इसके कि आप अपने अकाउंट में किसी को भेजकर कैश काउंटर से पैसे जमा करवाएं, उसकी निस्बत आप किसी जानने वाले के अकाउंट में पैसे जमा करवाएं और वो आपको वहाँ से ऑनलाइन आपकी एक ट्रांजैक्शन शो कर दे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कैश जो आपकी डिपॉजिट्स होते हैं और जो कैश पेमेंट्स होती हैं जो हम विड्रॉल्स करवा लेते हैं, वो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट को वीक कर देती है। ठीक होगी जी बात? अच्छा, फिर मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ। देखें, बैंक स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट को ना बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह और हमारे सांस लेने की तरह होना चाहिए। यानी कि एक तो इसको बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, नेचुरली ये लगे कि बिल्कुल नेचुरल बनी हुई है, आपने इसमें कोई भी फ्रॉड या बेईमानी नहीं की, किसी से पैसे लेकर ऐसे नहीं बनाने की कोशिश की। नंबर 2, उसके अंदर एक रिदम होना चाहिए। रिदम क्या होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ ना किसी एक रेंज के अंदर लाई करें। बहुत बड़ी वैल्यूज़, बहुत छोटी वैल्यूज़, ये आपके एनालिसिस के लिए बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर, मुझे कनाडा का तो बहुत अच्छी तरह से पता है, वो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका सारा एनालिसिस करता है जिस तरह से एक्सेल होता है, एक्सेल शीट होती है। तो वो आपके एक्सपीरियंस हो, आपका बिजनेस हो, आपके कोई और चीज़ें हों, एसेट्स हों, बैंक स्टेटमेंट हो, वो उन सब के ग्राफ्स बनाता है और उसके थ्रू फिर वो एनालिसिस करता है कि आया आपका डाटा ठीक है या ये डाटा झूठ बोल रहा है। दोबारा फिर सुने। देखें, जो डाटा एनालिस्ट होता है, जिस तरह मुझे डाटा देखकर 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये डाटा सच्चा है या झूठा है, क्योंकि मैं डाटा एनालिस्ट रहा हूँ, मैं डाटा साइंटिस्ट रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल मॉडलर रहा हूँ, मैं चूँकि जानता हूँ इस इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस को। तो जैसे ही उसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं तो एक बार ग्राफ देखकर 1 सेकंड से पहले मुझे पता चल जाता है। और मेरे जैसे बहुत सारे डाटा एनालिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान और यूएई के कंसल्टेंट साहबान हैं, इनकी ना ये औकात है, ना ये हैसियत है, ना ये इसको करने के काबिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ आपकी एबनॉर्मल होती हैं, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू बैंक अकाउंट के अंदर, बहुत छोटी वैल्यू, इसको बोलते हैं आउटलायर। आउटलायर का मतलब वैसे तो बहुत मुश्किल है समझने के लिए और इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आउटलायर हो सकती है। जो चीज़ रेंज से बाहर निकले, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, इन सब को आउटलायर्स कहते हैं। और जब तक हम इनको डाटे से नहीं निकालते तो हमारा एनालिसिस नहीं होता। तो वो जैसे ही ये ग्राफ बनेगा तो वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाएगा कि इसका पहले तो अकाउंट ठीक चलता आ रहा था, लेकिन बीच में ये कोई 3, 4, 5, 6 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, जो बहुत बड़ी हैं, एबनॉर्मल हैं और ये हैं नहीं, इनको बनाया गया है। अब ज़रा आप गौर से देखें, आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा होगा, तो ये ग्राफ आपको क्या शो करता है? ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि जब आपके गैप्स आ जाते हैं एक्सपीरियंस में, तो वो फिर रेंज में से बाहर चले जाते हैं। उस रेंज और रीच में से जब वो बाहर जाता है तो वो बन जाता है आउटलायर। जैसे इसमें आपके 2 तरह के आउटलायर्स हैं। एक 7th ईयर का एक्सपीरियंस, वो उस फ्रीक्वेंसी से बाहर चला गया। नंबर 2 जो आपका 2 और 3rd ईयर का एक्सपीरियंस है, यानी कि 3rd ईयर के अंदर आपकी क्या फ्रीक्वेंसी थी इसके अंदर एक्सपीरियंस में, ये इसकी जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये आउटलायर है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो तमाम वैल्यूज़ किसी एक रेंज में आ रही हैं। एक मिनिमम रेंज होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिडल वैल्यू होगी जिसको एवरेज या मीडियन कहते हैं। ये जो 2 वैल्यूज़ हैं जो नवंबर और फेब के बीच, यानी कि दिसंबर और जनवरी की हैं, ये दोनों आउटलायर हैं।
ये इसलिए आउटलायर हैं और ऊपर से इनको काटा भी हुआ है कि ये वाली सेल्स मुमकिन ही नहीं कि ये वाली कंपनी कर सके। अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आउटलायर का समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आउटलायर क्या है। आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख, यहाँ तक। ये है आपकी जेन्युइन वैल्यूज़। ठीक होगी जी बात। इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन होती है, अब छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं 5,000, 4,000, 3,000, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें कोई वैल्यू आपकी ट्रांजैक्शंस होती है 1,000 की, 1,500 की, एक वैल्यू आपकी आती है 5 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की। ये जो आउट ऑफ रेंज वैल्यूज़ गई हैं, बहुत स्मॉल, बहुत बिग, इनको कहते हैं आउटलायर। वीज़ा ऑफिसर के लिए इसको डिटेक्ट करना टोटल 0.001 सेकंड का काम है। वो जैसे ही अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता है, जब मैं आपको बताऊंगा वीज़ा ऑफिसर कैसे डिसीजन करता है, उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा सिर्फ कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में। तो होता ये है कि उसको समझ आ जाती है कि ये वैल्यूज़ बनाई गई हैं, हालांकि वो बेशक जेन्युइन भी हों, तब भी वो कहता है कि ये वैल्यूज़ बनाई हैं। तो इसको मैं डिनाई करूँगा वीज़ा, इसलिए कि ये झूठा और बेईमान आदमी है। इसलिए आउटलायर्स के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। अब आउटलायर क्या है बैंक अकाउंट की टर्म में, ज़रा गौर से सुने। इसका मतलब है कि बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी को तो वो अमूमन इग्नोर कर देता है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ को वो पकड़ता है कि इतने पैसे एकदम कहाँ से आ गए। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं विंड फॉल गेन। विंड फॉल गेन कैसे आ गया? आपके पास अचानक कहीं से लॉटरी निकल गई, कोई प्राइज़ आपने विन कर लिया, आपके पास वरासत आ गई, ठीक है, अब्बा जी ने पैसे तकसीम किए और आपके भाई ने, आपके किसी दोस्त ने आपको गिफ्ट किया। तो याद रखें, जब आपके पास विंड फॉल इफेक्ट आए, यानी कि एक पैसा इकट्ठा 20, 30, 40, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख इकट्ठा आए, जबकि वो आपकी हैसियत से बहुत बाहर हो और वो जब आपके अकाउंट में आएगा तो वो क्वेश्चन पैदा कर देगा। आपने इसको 2 तरीक़ों से कवर करना है, ठीक है। नंबर 1, या तो अपनी कोई ऐसी इनकम दिखानी है जो नॉन टैक्सेबल है। दोबारा सुने, या तो कोई ऐसी इनकम दिखाएं जो नॉन टैक्सेबल हो, आपकी उसमें जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें डिक्लेयर्ड हो, ठीक है। अचानक आपका यूँ बैंक नहीं, बैलेंस चेंज होना चाहिए। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर विरासत मिलेगी, कोई गिफ्ट मिलेगा, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। अगर आपने कोई प्राइज़ लॉटरी विन की है तो कहीं सबूत उसका होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स काटती है। उसका डिस्क्लोजर करवाएं टैक्स रिटर्न में, और उसके साथ आप उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें और इस बात को बताएं अपने कवर लेटर के अंदर। मैंने जितने पाकिस्तान के कंसल्टेंट्स के, एक तो इनको ना इंग्लिश लिखनी आती है, ना इंग्लिश इनको आती है, दूसरा इनको ये तमीज़ ही नहीं है कि ये वाली जो आउटलायर वैल्यूज़ होती हैं इनको मेंशन करना कवर लेटर में कि अचानक से आप इतने अमीर कैसे हो गए। ये जो अमीर होना है आपका, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे हुए ये बड़ा तशवीश की वजह होती है आपके वीज़ा ऑफिसर के लिए। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको बात समझ आएगी। बाकी आप अपना ब्रेन यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं खुलकर इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं कोई कंसल्टेंट्स को ना ये कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं दे रहा। मैं ये जनरल पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूँ कि वो ज़रा अंडरस्टैंड इसको करें। यानी कि जब मैं बात करता हूँ ना कि हम असेसमेंट करेंगे, तो उनको लगता है कि यार असेसमेंट किस चीज़ की करनी है। तो अब आपको कुछ समझ आ गई होगी कि बैंक स्टेटमेंट में बेसिकली और टैक्स रिटर्न्स में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक कुछ 2-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें होती हैं जिससे कोऑर्डिनेट करना होता है इन चीज़ों को, ठीक है जी। नंबर 2, जो आपके क्लच स्टेटमेंट्स होती हैं, आपकी 2 बैंक स्टेटमेंट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनको डिस्क्लोज़ करें, लेकिन उसका भी डिस्क्लोजर जाकर कवर लेटर में दें कि ये कैसे हैं, एक कम क्यों है, एक ज़्यादा क्यों है। और कवर लेटर 2 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए उस कवर लेटर, ट्रैवल प्लान एट्सेट्रा, जो भी आप उसको कहते हैं, जिसको हम वीज़ा ऑफिसर से एड्रेस करते हैं, उसको बहुत अक्लमंदी से और बहुत जहानत से ड्राफ्ट करना होता है। वो एक तरह की प्रेजेंटेशन है। तो वो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कवर लेटर की टेक्निकल चीज़ों पर, लेकिन नहीं मैं आपको बताऊंगा, ना मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। तो वो आपने अपना ब्रेन यूज़ करना है और उसको उसी तरह से बनाना है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं और अगर किसी से भी अप्लाई करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर वो नहीं जानता तो वो बेसिकली आपका बेड़ा गर्क कर देगा। किस्मत पर 2 अच्छे प्रोफाइल लग जाएंगे वीज़े पर, बाकी सब जलील हो जाएंगे।
इसे कहते हैं क्लच स्टेटमेंट्स। क्लच स्टेटमेंट मेरी अपनी दो हो सकती हैं, मेरी और मेरे बिज़नेस की, यानी कि पर्सनल और बिज़नेस की हो सकती हैं, उसके साथ साथ मेरी और मतलब कि स्पाउस की हो सकती है। उसके बाद जॉइंट अकाउंट में याद रखें कि अगर आपका और आपकी वाइफ का जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट जो होता है वो कभी मेन अकाउंट नहीं बनता। तो जॉइंट अकाउंट आपका सप्लीमेंट्री अकाउंट तो बन सकता है कि आप उसको ऐड ऑन कर दें ये बताने के लिए कि एक अकाउंट हमारा जॉइंट भी है। तो जॉइंट अकाउंट तब आपका मेन बनेगा जब आप दोनों ही एक ही जगह पर विज़िट के लिए या किसी काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा। ठीक होगी जी बात। अच्छा, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों ने लोन लिया होता है और वो लोन छुपा रहे होते हैं। आपको ये पता नहीं है कि ये लोन बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपने ऑटो लोन लिया है, यानी कि ऑटो फाइनेंसिंग कार का लीज़ पर ली हुई है, उसको टैक्स रिटर्न में भी डिस्क्लोज़ करें। वो नज़र आनी चाहिए कि कितना पेड ऑफ हो गया हर साल में और साथ कितनी लायबिलिटी रह गई। साथ ही आपको बल्कि आप समझें आपकी जो कार फाइनेंस होती है, आपका जो घर फाइनेंस होता है, आपने बिज़नेस के लिए जो लोन्स लिए हैं वो आपके लिए एक बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज़ वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाएगा कि आपने कर्ज़ा लिया और वो नॉन डिस्क्लोजर की वजह से नाराज़ होकर उसको रिजेक्ट कर देगा कि आपने छुपाया। उसे डिस्क्लोज़ करें। ये ख़तरनाक उन चीज़ों के लिए, उन बंदों के लिए है जो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं लोन लेकर बैंक से ही ना, यानी कि एक अकाउंट से लोन ले लिया, उसको दूसरे में डालकर बनाते गए, तो फिर आपके नेट एसेट जो है वो माइनस में चले जाएंगे ना, तो वहाँ से फिर आप पकड़े जाएंगे। तो अदरवाइज़ आपको अपने लोन्स डिस्क्लोज ज़रूर करने चाहिए। ठीक होगी जी बात। अच्छा जी, यहाँ तक आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जो आपकी थी कंडीशंस। अब हम इसके बाद चलते हैं मेन लोकल टाइज पर कि देखें हमारे पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि अगर घर आपके पास नहीं है और आपके पास प्लॉट नहीं है, ज़मीन नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो आपकी लोकल टाइज नहीं बनेंगी। अब ज़रा सुने लोकल टाइज की है। अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब से मुराद क्या है कि अगर आप 1,500 कैनेडियन डॉलर यानी कि 3 लाख रुपए आपकी महीने की सैलरी है और आपने ज़रा अकाउंट को ठीक मेंटेन और टैक्सेस को किया, तो ये आपकी लोकल टाइज अच्छी हैं। साथ इसके आपका स्पाउस जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, वो अच्छी लोकल टाइज हैं। आपका जो बिज़नेस है उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी अच्छी लोकल टाइज हैं। उसके बाद आपके स्पाउस की जॉब और बिज़नेस, वो भी आपकी लोकल टाइज हैं। फिर आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपके बच्चों के स्कूल और इस तरह की और चीज़ें। ठीक है, इस तरह से देखें, अगर आप अच्छे इलाके में रह रहे हैं और आपका रेंट एग्रीमेंट एक चलता आ रहा है 2-3 साल से, तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पर एक सर्टेन टाइम गुजारा है ना, तो एक उस सोसाइटी से सर्टिफिकेट बनवाएं कि आप इतने अरसे से 5 साल से इस घर में रह रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाएं, दैट इज़ योर लोकल टाई। इसका मतलब ये है कि आप अगर 5 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से रह रहे हैं तो अब अचानक भाग तो नहीं जाएंगे ना उसको सब कुछ छोड़ के, जो घर आपका पूरा सेटल हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो है ना वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होने वाली है उसका एफिडेविट ले लें कि ये आपको मिलने वाला है, ये आपका एसेट है। तो इसका मतलब है कि वो लेने के लिए कभी ना कभी तो आपको वापस आना ही होगा ना। इस तरह से कुछ और चीज़ें, इस तरह से आपकी जो आप होंगी सोशल मेंबरशिप्स, कुछ सोसाइटीज़ आपकी लोकल होंगी जिसके आप मेंबर होंगे, आप काउंसलर होंगे, आपने किसी जो है ना वो कमेटी का आप हिस्सेदार होंगे, कोई मोहल्ला कमेटी एक वक्त में हुआ करती थी। तो इस तरह से जो सोसाइटीज़ होंगी उनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट, वो भी आपकी लोकल टाइज़ को शो करता है। अब कैनेडियन टाइज़ में देखें, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपकी फैमिली वहाँ पर हो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फ्रेंड को शो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल पाकिस्तान जैसे मुल्कों से हो जाता है। यूरोप से भी वो बड़ा उसे सस्पिशियन से देखते हैं। जब यानी कि कोई यूरोपियन नेशनल भी आता है ना कनाडा में फ्रेंड के इनवाइट करने पर, या कैनेडियन कोई आता है यूके वगैरह, तो वो बड़ी सस्पिशन से देखते हैं उसको। बल्कि यूके वाले ज़्यादा सस्पिशन से देखते हैं कनाडा से या अमेरिका से कोई बंदा आ रहा हो। फ्रेंड के अलावा अगर आपके पास कोई और टाइज़ नहीं है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि जिस कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप पर आपने जाना है उससे आपकी रेलेवेंस। फिर नंबर 1 बात यह है कि आप अचानक फ़ैसला करते हैं कि जी विज़िट अप्लाई करें और चलें, थोड़ा सा टाइम लें, इसको प्लान किया करें। अपने फील्ड से रिलेटेड कनाडा के अंदर, यूके में, अमेरिका में बहुत सारी सोसाइटीज़ होंगी, उनकी मेंबरशिप लें। वो महीने की 30-30, 40-40, 20-20 डॉलर उनकी फ़ीस होती है। ये इन्वेस्टमेंट करें। ये आपकी एसोसिएशन और एफिलिएशन शो करती है
उस कंट्री के साथ कि आपको वाकई उससे बहुत मोहब्बत है। अचानक आप मेरे जैसे किसी बंदे की यूट्यूब वीडियो देखते हैं और आपको ख़्वाहिश होती है कि कनाडा का विज़िट अप्लाई कर दें। कनाडा का विज़िट, यूके का विज़िट, यूएसए का विज़िट, वहाँ पर कोई ऐसी बाउंडिंग आपकी होनी चाहिए। फिर आप अचानक देखिए, अगर तो आपका बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और अचानक आप एक बनवाते हैं कोई कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, तो फिर तो आपको शायद मिल जाए, लेकिन हमेशा शायद आपको वो नहीं मिलेगा। इसको याद रखिएगा कि जो सबसे फैमिली नहीं है अगर, तो एक आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक बन सकती है, वो रेड सील या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन है। वो उसकी रीज़न बन सकती है बहुत अच्छी कि आप वो एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं। लेकिन मेरे अभी तक नोटिस में जो आया है, पाकिस्तानी 95% रेड सील मंगवाने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट करवा बैठते हैं। उसकी वजह वो ऊपर वाली चीज़ें जो मैंने अभी पहले बताई हैं, और उसके साथ और वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको बेसिकली कंसल्टेंट की औकात ही नहीं होती है। एक ऑफ़िस लेकर बंदे रख कर काम शुरू किया होता है और आपको ऑफ़िस देखकर सेटिस्फेक्शन ये होती है कि ये बहुत ज़हीन आदमी है, जबकि वो जो मैंने आपको आउटलायर और ये विंडफॉल गेन्स बताए हैं, इनको भी आइडेंटिफाई बैंक स्टेटमेंट में करने के काबिल नहीं होते। तो ये वाली वीडियो बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड थी कि नंबर 1, जो पहली वीडियो थी पार्ट 1 इसका, वो ये था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अभी मुझे याद आ रहा है और मुझे फिर भूल गया एकदम बात करते करते कि 1-2 डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो मैं मिस कर गया हूँ। मैं वो किसी और अगली वीडियो में उसका डिस्क्लोजर कर दूंगा कि वो चाहिए होते हैं। एक होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे होना, वो आपके लिए सफिशेंट नहीं है, ये याद रखें। डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बने हैं, उनकी जो हेल्थ क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस पे काम नहीं करेंगे, आपके जो विज़िट वीज़ाज़ की रिजेक्शन रेशो है, वो हमेशा हाई रहेगी।